बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को। इस चैप्टर का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और हमने पार्ट 1 और 2 में यही देखा कि किस तरीके से हमारा जो पूरा भारत होता है उसके दो टुकड़े होते हैं, किन परिस्थितियों में भारत के दो टुकड़े होते हैं और पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देशों का निर्माण होता है। फिर हमने देखा जब हम ये टुकड़े करते हैं यानी कि भारत का विभाजन करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और फिर उन समस्याओं से निपटते हुए भारत का विभाजन हो जाता है। 14-15 अगस्त को भारत का विभाजन हो जाता है और भारत नया देश के रूप में स्वतंत्र भी हो जाता है। तो वो दिन हमारे लिए खुशी और दुख एक साथ लाता है। फिर हमने देखा कि जब भारत का विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हो जाते हैं, तो उसके बाद हमें विभाजन के कई परिणाम देखने को मिलते हैं जो कि हमारे लिए कैसे होते हैं, दर्दनाक होते हैं, यानी कि वो परिणाम हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। अब हमने उन परिणामों को भी देखा। अब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन चुके हैं। अब उसके बाद जब ये दो अलग अलग देश बन जाते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत में भी कई छोटे छोटे टुकड़े थे, कई छोटे छोटे राज्य थे, रजवाड़े थे। रजवाड़े क्या, ऐसे उस टाइम पे कुछ इलाकों पर राजाओं का शासन था। किनका? राजाओं का शासन था, तो उनको हम रजवाड़े कहते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा भारत था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था, यानी कि ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे तो जो ये भारत दिख रहा है ना आपको, ये दो भागों में था। जो ये नीला नीला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रियासतें थी यानी कि राजाओं का शासन था, और जो ये पीला पीला भाग दिख रहा है ना, वहाँ पर अंग्रेजों का शासन था यानी कि ब्रिटिश का शासन था, जिसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया था ना, ये दो भागों में विभाजित था। पहला था भारतीय प्रांत, जिन पर किनका शासन था, जिन पर शासन था हमारे उन अंग्रेजों का। अंग्रेज हमारे नहीं, ब्रिटिश से आए थे, मतलब उनका ब्रिटिशों का शासन था। और उसके बाद हमारे जो राजा थे, देशी रजवाड़े, उन पर किनका शासन था, उन पर राजाओं का शासन था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सारा हक राजाओं का था। कहीं ना कहीं अंदर राजाओं पर राजा किसके अधीन थे, राजा अंग्रेजों के अधीन थे, यानी कि राजाओं पर कंट्रोल करके रखा था अंग्रेजों ने। तो इस प्रकार जो पूरा भारत था ना, वो अंदर ही अंदर बहुत सारे टुकड़ों में, ऐसा माना जाता है कि जो ये रजवाड़े थे, जो ये रियासत थी, इनकी जो संख्या थी वो 565 रजवाड़े थे। ओके, कितने? 565 रजवाड़े थे उस टाइम पर। ओके, तो इतने टुकड़ों में हमारा भारत बटा हुआ था। तो अब हमें क्या करना था, इन रजवाड़ों का विलय करना था, यानी कि इन सभी रजवाड़ों को एक कर एक अखंड भारत की रचना करनी थी। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि जो ब्रिटिश भारत था वो दो भागों में, कई टुकड़ों में, पर दो प्रकार से टूटा हुआ था। एक में भारतीय प्रांत थे जिन पर सीधा का सीधा अंग्रेजों का शासन था, और दूसरे हमारे देसी रजवाड़े थे जिन पे था तो राजाओं का शासन, पर राजा भी किसके अधीन थे, अंग्रेजों के अधीन थे। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका था और ये जो अंग्रेज थे ये हमारे देश को छोड़कर भाग चुके थे। अब हमें क्या करना था, एक अखंड भारत की रचना करनी थी। तो हमने क्या, हमारा मकसद क्या था कि हम क्या करेंगे कि ये जो 565 देशी रियासतें हैं, इनमें हमारा जो भारत टूटा हुआ है इसे हम एक करेंगे, यानी कि इन रजवाड़ों, इन रियासतों का विलय करेंगे। अब हमने कोशिश की रजवाड़ों का विलय करने की। अब रजवाड़ों के विलय में हमें क्या हो गई, समस्या का सामना करना पड़ गया। हमें रजवाड़ों का विलय, जब हम रियासतों को, सभी रियासतों को एक करने लगे तो हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई। अब समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेज शासन ने घोषणा कर दी थी कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने कहा कि हम जा तो रहे हैं पर यहाँ पर फूट डाल देंगे, और उसके लिए उन्होंने क्या कर लिया, जो भी एक घोषणा कर दी कि जो भी राजा है, जिनके अधीन, जो हमारे अधीन रजवाड़े थे, वो भी आज से क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। उनकी इच्छा हो तो वो भारत में मिले, उनकी इच्छा हो तो वो स्वतंत्र राज्य बनाए या स्वतंत्र रहे। अब ऐसी कंडीशन में इसका मतलब क्या हो गया कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर स्वतंत्र रहे। तो ऐसी बात अंग्रेजों ने ऐसी घोषणा कर दी। अगर रजवाड़े, अब देखो, कोई भी राजा है, अगर उसे ये
अनुमति मिल जाए कि वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट, तो आज़ादी कौन लेना नहीं चाहेगा। तो हमारे लिए क्या हो गई, अगर रजवाड़े स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे तो अखंड भारत के अस्तित्व पर खतरा बन जाएगा। अगर राजा सोच ले कि हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाएंगे तो भारत का अस्तित्व क्या हो जाएगा, अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि भारत के कितने 565 और इससे भी अधिक टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि देसी रियासतें थी और अंग्रेजों के और भी अलग इलाके थे। तो इस तरीके से जो हमारा अखंड भारत का सपना है ना, वो टूट जाएगा। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई। अब अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई राजा अपने हिसाब से स्वतंत्र रह सकता है, तो कौन राजा नहीं चाहेगा कि वो इंडिपेंडेंट रहे, स्वतंत्र रहे। और अगर रजवाड़े स्वतंत्र रहते हैं तो वो भारत के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएंगे। और रजवाड़ों की संख्या आप सबको अभी मैंने बताई सी 565 थी, जिस कारण क्या होगा, भारत अनेक टुकड़ों में, अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो ये समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो गई। और ये समस्या क्या थी, अपने आप में बहुत गंभीर समस्या थी। अब ये समस्या उत्पन्न हो गई हमारे सामने, और इस समस्या का उत्पन्न होते ही इस समस्या ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। अब तेवर कैसे दिखाए, देखो, सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने राज्य को आज़ाद रखने की घोषणा कर दी। अब जैसे ही अंग्रेजों ने कहा राजा अपने हिसाब से स्वतंत्र रह सकते हैं, तो जो त्रावणकोर है, ओके, त्रावणकोर एक रियासत थी, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कह दिया हम तो अपने राज्य को कैसा रखेंगे, इंडिपेंडेंट रखेंगे, आज़ाद रखेंगे, ये घोषणा हो गई। और ऐसे ही अगले दिन हैदराबाद के निज़ाम, हैदराबाद भी एक रियासत थी बहुत बड़ी, ये कह सकते हैं कि जितनी भी रियासतें थी उसमें सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, हैदराबाद की रियासत थी। तो उसका जो निज़ाम था उसने भी घोषणा कर दी कि हम भी हमारा जो रियासत है उसे आज़ाद रखेंगे, उसे स्वतंत्र रखेंगे। अब रजवाड़ों के शासक के इस रवैये से यह बात तो साफ हो गई थी कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाने वाला है। अगर ये सारे रजवाड़ों के राजा अगर बोल दे कि हम नहीं मिलना चाहते, एक नहीं होना चाहते, तो क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ जाएगा। और ऐसे ही तेवर हमको देखने को भी मिल गए। त्रावणकोर के राजा ने कह दिया, हैदराबाद के निज़ाम ने कह दिया। अब ऐसा तो है ही नहीं कि हम इस समस्या को देखते हुए हाथ पे हाथ धरे हुए रहेंगे। अब इस समस्या को निपटाने के लिए पटेल जी आए। कौन पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपने उनका नाम सुना ही होगा। और अभी तो कुछ मतलब 1-2 साल में उनकी जो ये बहुत ही विशालकाय मूर्ति बनी है उससे वो कहीं ज़्यादा चर्चा में भी आ चुके हैं। तो वो आए और उन्होंने इस समस्या को सुलझाया। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से उन्होंने समस्या को सुलझाया। तो देखो, पटेल जी की भूमिका, यानी कि पटेल जी ने क्या ऐसा किया कि जिससे सारे रजवाड़े और जो बड़ी ही सारे रियासतें आपस में मिलने को तैयार हो गई। तो देखो, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बढ़ जाने की संभावना के विरुद्ध अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख लिया। यानी कि अब हमें पता चल गया था अगर रजवाड़े अलग अलग हो जाएंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया, कड़ा रुख अपनाया। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से, यानी कि सरदार पटेल जो थे ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपने सूझबूझ, अपने दिमाग से रजवाड़ों के शासकों को मनाने, समझाने और अधिकतर रजवाड़ों को उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना दिया। और सरदार पटेल जी आए, वो जाते रजवाड़ों के राजाओं के से बात करते और बड़ी ही मतलब एक अलग ही अंदाज से बात करते, बड़ी ही सूझबूझ से बात करते और उन राजाओं को मना लेते। आज यह आसान जान पड़ता है, हमें आसान लग रहा है कि अरे कैसे, क्या उनका तो बस ऐसे बोला होगा, मान गए, नहीं। लेकिन उस टाइम पर यह सबसे बड़ा जटिल काम था, क्योंकि कौन नहीं चाहता है स्वतंत्र रहना। उस स्थिति में सरदार भाई पटेल ने बड़ी ही चतुराई और युक्तिपूर्ण पहलकदमियों से सभी राजाओं और रजवाड़ों को शामिल करने का, जो समझाने का काम और जिम्मा उठाया, और वो उन्होंने पूरा भी किया। यानी कि उन्होंने सभी रियासतों के जो राजा थे उनको मना लिया और कहा कि आप भारत में शामिल हो जाइए, ये हमारा एक देश बनेगा, हमारी गरिमा को प्रकट करेगा। ओके, तो इस प्रकार जो हमारे पटेल जी थे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। अब देखो, शांतिपूर्ण बात के जरिए, अब ऐसा तो नहीं है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने से थोड़ी बोला होगा कि चलो अंदर आओ, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बताया। जरिए लगभग सभी रजवाड़े
वो सभी रजवाड़े जिनकी सीमाएं आज़ाद हिंदुस्तान की नई सीमाओं से मिलती थी, वो क्या हो गए, 15 अगस्त 1947 से पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए। यानी कि जैसे ही यहाँ पर पता चला कि ऐसा ऐसी स्थिति बन रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौकन्ना हो गए और वो सभी रजवाड़ों के राजाओं से मिलकर आए, उन्हें समझाया और 15 अगस्त 1947 को ही भारतीय संघ में उन्हें शामिल कर लिया गया। ओके, सभी रजवाड़े शामिल हो गए और अधिकतर रजवाड़ों ने, शासकों ने भारतीय संघ में विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यानी कि जो ज़्यादातर रजवाड़े थे उनके शासकों ने भारतीय संघ यानी भारत में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जो ये सहमति पत्र था ना, इसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता था। ओके, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या है, तो आपको बता देना है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो आपको बता देना है कि ये भारतीय संघ में शामिल होने के लिए रजवाड़ों के शासकों ने जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे हम क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शंस कहते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। क्या बताया अभी मैंने कि हमारे सामने समस्या उत्पन्न हो गई थी कि हम रजवाड़ों का कैसे विलय करें, तो उसके लिए पटेल जी ने बड़ी ही सूझबूझ से दिमाग लगाया और सभी रजवाड़ों के शासकों को एक कर लिया और जो भी हिंदुस्तान की सीमाओं से जितने भी रजवाड़े रियासतें लगती थी उनको 15 अगस्त में भारतीय संघ में शामिल किया और उस संघ में शामिल होने के लिए उन्होंने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। ओके, अब देखो इस पर हस्ताक्षर का क्या मतलब था। इस पर हस्ताक्षर का सीधा सीधा मतलब था कि जो भी रजवाड़े हैं वो भारतीय संघ का क्या बन चुके हैं, अंग बन चुके हैं। ओके, अब देखो पर ऐसा नहीं था कि सारे रजवाड़े मान गए थे बिल्कुल आसानी से। कुछ रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि एक तो है जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा कश्मीर और मणिपुर। यानी कि ये जो 4 रजवाड़े थे ना, इनको शामिल करने में हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बस अभी हम यही समझेंगे कि इन रजवाड़ों को कैसे शामिल किया गया। मुख्य तौर पर हमारी किताब में हैदराबाद और जो मणिपुर है उनकी जो रियासतें हैं उनके बारे में बताया गया और उन्हें कैसे शामिल किया गया। और जब ये शामिल हो गए तो इस प्रकार हमारे अखंड भारत का सपना पूरा हो गया और हमारा भारत क्या हो गया, एक हो गया, सारी रियासतें एक हो गई। सो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखो इन रजवाड़ों को कैसे मिला, इन रजवाड़ों को किस तरीके से शामिल किया गया उनको समझते हैं। तो देखो सबसे पहले समझेंगे हैदराबाद रियासत, यानी कि जो ये हैदराबाद रियासत थी इसे किस तरीके से भारत में शामिल किया गया। देखो ये जो हैदराबाद की रियासत थी ना, ये भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब ये पहली बड़ी रियासत थी और ये हैदराबाद की रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तान के इलाके से घिरी हुई थी। यानी कि चारों तरफ इसके क्या था, इंडिया का इलाका था और बीच में ये थी। ओके, अब जो ये हैदराबाद की रियासत थी कि आज कहाँ पे अगर हम देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में फैली हुई थी ये, मतलब हमारे दक्षिण भारत की तरफ थी ये। ओके, कहाँ थी, दक्षिण भारत की तरफ। कहाँ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में फैली हुई थी। अब देखो जो ये हैदराबाद का शासक था, अब रियासत थी तो ऑफकोर्स कोई शासन करता ही होगा, तो उस शासक का नाम था निज़ाम नाम था। ओके, उसे निज़ाम कहा जाता था हैदराबाद के शासक को। अब ये क्या था, दौलतमंद था। दौलतमंद मतलब बहुत ज़्यादा पैसे वाला आदमी, बिल्कुल रईस आदमी था। अब देखो इसकी इमेज देखना, अभी आप देखोगे तो ये आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, ये था हैदराबाद का निज़ाम। क्या था ये, हैदराबाद का निज़ाम जो आप देख पा रहे हो। ओके, तो ये क्या था, बहुत ज़्यादा दौलतमंद था। आपने मुगलों को देखा होगा ना, कितनी मतलब रईसी थी उन लोगों में, बहुत ही ज़्यादा पैसा था, बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ था। तो ऐसा ही था ये हैदराबाद का निज़ाम, पर इसके पास पैसा भले था। ओके, पर ये क्या चाहता था, निज़ाम हैदराबाद को एक स्वतंत्र रियासत का दर्जा देना चाहता था। अब देखो ये ताकत है इसके पास, इतना सारा पैसा है, ये दौलतमंद था, बड़ा रईस था, तो ये चाहेगा ही ना कि मेरा जो रियासत है, मेरी जो रियासत है वो क्या रहे, स्वतंत्र रहे, मैं भी स्वतंत्र रहूं। तो इसका सोचना ऐसा था। अब ये था तो पैसे वाला,
और हैदराबाद का निज़ाम था, पर ये क्या था, दमनकारी शासक था, यानी कि अपनी ही प्रजा को नुकसान पहुंचाता था, ऐसा राजा था। तेलंगाना इलाके के किसान निज़ाम के दमनकारी शासन से दुखी थे, यानी कि जो हैदराबाद के जो रियासत थी उसकी जो शासक निज़ाम था वो दमनकारी था, तो वहाँ के जो किसान थे ना वो इस निज़ाम से बड़े दुखी थे, क्योंकि वो हर बार किसानों पर अत्याचार करता था। और साथ साथ में निज़ाम है ना महिलाएं निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हुई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि महिलाएं भी इस निज़ाम के शासन में खुश नहीं थी, वो भी इससे दुखी थी यहाँ। और इसी दौरान निज़ाम के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा, यानी कि इसी टाइम पे क्या हुआ, जो निज़ाम था उसके खिलाफ आंदोलन ने जोर पकड़ा। और वो आंदोलन कौन कर रहे थे, तेलंगाना के किसान और ये महिलाएं मिलकर कर रही थी। अब हमें रियासत को एकीकरण करना है, रियासत को भारत में मिलाना है, और उसी टाइम पे क्या हो गया, रियासत में एक आंदोलन ने जोर पकड़ लिया, और वो भी किसके खिलाफ, रियासत के निज़ाम के खिलाफ, रियासत के शासक के खिलाफ। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, आंदोलन को देख निज़ाम ने लोगों के खिलाफ अर्धसैनिक बल भेजा, यानी कि जब आंदोलन को देख निज़ाम ने क्या किया, इन लोगों के खिलाफ अर्धसैनिक, यानी कि ऐसे लोग जो कि सेना, माने तो ऐसे जाते हैं कि ये सेना के, पर वो काम सिर्फ किसके लिए करते थे, उस शासन, उस निज़ाम के लिए करते थे, तो उनको भेजा, जिनके क्या कहा जाता था, रजाकर, जिन्हें रजाकर भी कहा जाता था। ओके, आपको ध्यान रखना है रजाकर किसे कहा जाता है, 1 मार्क्स में MCQ वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बता देना है कि जो निज़ाम के अर्धसैनिक बल थे उन्हें रजाकर कहा जाता है। अब आंदोलन हो रहा था, तो आंदोलन को रोकने के लिए इसने क्या किया, रजाकर को भेजा, यानी कि अर्धसैनिक बल को भेजा। अब रजाकारों ने क्या किया, गैर मुसलमानों को, क्योंकि ये जो निज़ाम है ये मुस्लिम शासक था, तो जो गैर मुस्लिम है, जो कि मुस्लिम नहीं है, हिंदू वगैरह सिख वगैरह है, उनको इसने निशाना बनाया, लूटपाट करने लगा तथा हत्या करने लगा, और यहाँ तक कि महिलाओं से बलात्कार भी करने लगे। तो ऐसी स्थिति बन गई, तो आंदोलन को कुचलने के लिए इस निज़ाम ने बहुत ही दर्दनाक हरकतें और बहुत ही घटिया हरकतें करने लगा। तो अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति को देखकर 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंची। अब इतनी दर्दनाक स्थिति हो रही थी, तो जो भारत की सेना थी ना वो निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई, और कुछ लड़ाई के बाद निज़ाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। और कुछ ही देर बाद क्या हुआ, कुछ दिनों लड़ाई चली और जो निज़ाम था उसने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का क्या हो गया, भारत में विलय हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो हैदराबाद रियासत थी जो भारत में विलय नहीं हो रही थी उसको भी क्या कर लिया गया, भारत में विलय कर लिया गया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी मैंने जो भी समझाया। अब देखो हमने हैदराबाद रियासत का कैसे विलय हुआ ये समझ लिया। अब मणिपुर के बारे में भी हमारी जो NCERT है उसमें कुछ कुछ दिया हुआ है, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि मणिपुर रियासत, अब मणिपुर रियासत के राजा कौन थे, राजा बोधचंद्र सिंह। ओके, मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। शुरुआत में इन्होंने भी कहा कि नहीं हम तो नहीं करेंगे, और आज भी ऐसा माना जाता है कि जो मणिपुर के लोग हैं वो बोलते हैं कि हमें भारत के साथ नहीं जाना था और हमसे ज़बरदस्ती की गई, पर वास्तविकता कुछ इससे अलग है। ओके, तो यहाँ के जो राजा थे वो मान गए, भले कुछ प्रजा थी जो नहीं मान रही थी, पर यहाँ के राजा ने हस्ताक्षर कर दिए और फिर भारत में मणिपुर का विलय हो गया। इसके बदले में क्या कहा गया कि उनको स्वायत्तता बरकरार रखने का आश्वासन दिया गया, यानी कि राजा भी ऐसे नहीं माने कि हम भारत में शामिल हो जाएंगे, उनको भी एक आश्वासन दिया गया कि आपकी जो स्वतंत्रता है, आपकी जो स्वायत्तता है, यानी कि जो आपके अधिकार है वो आपको मिलते रहेंगे। तो इस बात पर राजा मान गया, और इसीलिए फिर क्या किए गए, वहाँ पर जनमत के दबाव में महाराज ने 1940 8 जून में चुनाव करवाया, और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। ओके, और वहाँ पर फिर क्या किया गया, चुनाव करवाया गया। ओके, और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव किया गया, और इस प्रकार क्या हो गया, मणिपुर भारत का ऐसा पहला भाग बन गया जहाँ पर क्या हो गए थे, मताधिकार यानी कि चुनाव हुए थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ बस इतना ही याद रखना है कि मणिपुर के राजा कौन थे, उसके बाद मणिपुर सबसे पहला ऐसा स्थान है जहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया गया था। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमने ये पूरा देख लिया।
कि किस तरीके से रियासतें या फिर रजवाड़े क्या होते हैं, और हमारा जो भारत था वो किस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक में ब्रिटिशों का शासन था, एक में राजाओं का शासन था। फिर जो जो ये रियासतें थी इनको कैसे एकीकृत किया गया और एक पूरे भारत का गठन किया गया, ये भी हमने समझ लिया। अब उसके बाद हमने ये भी देखा कि किस तरीके से कुछ रियासतें शामिल होना नहीं चाहती थी, जैसे कि हैदराबाद और मणिपुर, जूनागढ़, कश्मीर के बारे में हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ओके, तो किस तरीके से वो शामिल नहीं होना चाहती थी, उसके बावजूद भी ऐसी परिस्थितियां बनी और उन्हें भारत में शामिल होना पड़ा। तो इस तरीके से हमने देखा कि अखंड भारत की रचना कर ली। अब आगे के पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो अखंड भारत था उसे चलाने के लिए राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो उस पार्ट का आप इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।